नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जनरल साइंस का टॉपिक है। L2 के आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और उसमें टॉपिक है हमारा ध्वनि। फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो पहले लिया गया है, तो ध्वनि टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। ध्वनि के लिए आपके सिलेबस में ये चीज़ें दे रखी हैं: ध्वनि के अभिलक्षण, ध्वनि संचरण और ध्वनि प्रदूषण। तो ये पूरा NCERT के हिसाब से कंप्लीट करवाया जा रहा है आपको। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि ध्वनि एक तरंग है। तो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि तरंग क्या होती है। तरंग वैसे हम कंपन को कहते हैं, कणों का कंपन जो है वो क्या कहलाता है, तरंग। लेकिन अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में कि अयांत्रिक तरंगों में कणों की जरूरत ही नहीं होती है। यहाँ देखिए, तरंग जो है उसे दो भागों में बांटेंगे। तरंग दो प्रकार की हैं, एक है यांत्रिक तरंग और एक होती है अयांत्रिक तरंग। आप ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे तो पहली चीज ये आएगी कि ध्वनि एक कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग। तो सबसे पहले हम ध्वनि यांत्रिक तरंग है उसके बारे में समझते हैं। यांत्रिक तरंग उन्हें कहते हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम तीन प्रकार के हैं: ठोस, द्रव और गैस। यानी ये माध्यम मिलेंगे तभी ये तरंग चलती हैं। अयांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। माध्यम में भी चल सकती हैं, लेकिन माध्यम नहीं हो तो भी वह चल सकती हैं। अयांत्रिक तरंगों का जो उदाहरण है वो उदाहरण है प्रकाश तरंग। प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं, अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग और जल तरंग। इन उदाहरण को आप समझिए। पानी में पत्थर फेंकते हैं और पानी में इस तरीके से लहरें चलती हैं। तो वो जो लहर चल रही है, जल तरंग चल रही हैं, उसे चलने के लिए द्रव माध्यम यानी जल चाहिए। तो जल तरंग कैसी हो गई, यांत्रिक तरंग। यहाँ देख रहे हैं ध्वनि। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम कैसे चाहिए। कोई वक्ता जो बोल रहा है, बोलते समय गले में जो स्वर यंत्र है, आप देखना बोलते समय हमारे गले के यहाँ स्वर यंत्र के आसपास कंपन होता है, और वो कंपन जो है वो मुंह में जो वायु है उसमें शिफ्ट किया जाता है, और वायु के कणों से ये कंपन जो है श्रोता के कान तक पहुंच रहा है। तो क्या पता चला, बीच में वायु थी, वो कंपन जो है वो तरंग कहाँ तक ले आई, कान तक। और श्रोता के कान में तीन हड्डियां, आगे पर्दा होता है उसमें कंपन होता है, तब जाके आवाज सुनाई देती है। तो पता चला एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरे व्यक्ति के कान तक आवाज जो है वो बीच में किसने पहुंचाई है, वायु के कणों ने। यानी ध्वनि को पहुंचने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के ध्वनि नहीं जा सकती। तो वायु भी माध्यम हो सकती है, ठोस माध्यम भी हो सकता है। ठोस माध्यम जैसे किसी दीवार की, हम दीवार की एक साइड में ठक ठक कर रहे हैं, दूसरी साइड में आपको आवाज सुनाई देगी, यानी वो कंपन जो है वो दूसरी साइड शिफ्ट हो चुका है, किसके माध्यम से, ठोस के माध्यम से। तो यहाँ ये शर्त हो गई कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती। तो इससे पता चला कि ध्वनि तरंग कैसी है, यांत्रिक तरंग है। दूसरी साइड, अयांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, इसका मतलब वह निर्वात में भी चल सकती हैं। निर्वात यानी खाली जगह, जहाँ पे ना तो ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। तो इसका उदाहरण प्रकाश तरंग ऐसे है। ये है पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। ये सूर्य, सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। वायुमंडल, माध्यम तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन ऊपर बिल्कुल खाली जगह, यहाँ कुछ नहीं है, निर्वात है। निर्वात में भी प्रकाश की तरंगें चल रही हैं। इसका मतलब प्रकाश तरंग कैसी है, अयांत्रिक है। इसी में एक अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ पता चला कि ध्वनि तरंग जो है निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात में नहीं चल सकती यानी निर्वात में सुनाई ही नहीं देगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात में सुनाई क्यों नहीं देता। आंसर देना है ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है, उसको चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि चंद्रमा की सतह पर जिस तरीके से पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, उस तरीके से चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं है, वहां वायु नहीं है। अब यहाँ खड़े होकर आप बातचीत करोगे तो एक दूसरे की बातचीत सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। इसलिए पूछा जाता है कि चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं या कोई विस्फोट हो रहा है तो सुनाई क्यों नहीं देता। तो आपको आंसर देना है कि वहाँ वायुमंडल अनुपस्थित है। और ध्वनि तरंग कैसी है, यांत्रिक तरंग है, उनको चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई।
उसके बाद तरंग के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो देखिए। तरंग हमने ये तो पढ़ लिया कि कंपन को क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। लेकिन ये प्रश्न आता है कि तरंग में किसका प्रवाह होता है, क्या शिफ्ट होती है? ऊर्जा का प्रवाह। किसका प्रवाह नहीं होता? पदार्थों का प्रवाह नहीं होता। अब ये कैसे समझ में आएगा, इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। पदार्थ का प्रवाह नहीं होता, जबकि किसका प्रवाह होता है? ऊर्जा का। इसको आप ऐसे समझिए कि स्कूल में बच्चों की लाइन बनी हुई है, बहुत लंबी लाइन है। अब बदमाशी करते हुए पीछे वाला बच्चा इस आगे वाले को धक्का दे देता है। जब ये आगे वाले को धक्का दे रहा है तो वो धक्का इसकी वजह से आगे शिफ्ट हो रहा है, जगह कम है इनके बीच में, ये धक्का आगे शिफ्ट हो गया। पता चला यहाँ तक का बच्चा भी लड़खड़ा गया, ये ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गई है, लेकिन बच्चा जो है अपने स्थान पे ही है, वो शिफ्ट नहीं हुआ। वही केस यहाँ है कि ऊर्जा जो है वो एक जगह से प्रवाहित हो जाती है। तरंग में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है, लेकिन पदार्थों का प्रवाह नहीं होता, पदार्थ वहां से नहीं हटा है। उसी को हम क्या बोलते हैं? तरंग। तो तरंग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दी है। एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आता है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है, पदार्थों का प्रवाह नहीं होता। दूसरा ध्यान रखना है कि माध्यम में चलने के हिसाब से दो प्रकार की होती है, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक को इंग्लिश में हम मैकेनिकल बोलते हैं, अयांत्रिक को नॉन मैकेनिकल बोलते हैं। इनको चलने के लिए माध्यम चाहिए, इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, मिल जाता है तो माध्यम में भी चल जाती है। प्रकाश तरंगें कैसी हैं? अयांत्रिक। आपके टॉपिक प्रकाश भी दे रखा है, वहां पढ़ोगे तो आएगा कि प्रकाश कैसी है? अयांत्रिक तरंगें। ध्वनि तरंगें कैसी हैं? यांत्रिक। चलने के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के नहीं चल सकती, इसलिए चंद्रमा पे आपको सुनाई नहीं देगा। उसके बाद आगे देखिए, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। अगला पॉइंट लिख रखा है अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंग कैसी है? अनुदैर्घ्य। इसको समझिए, तरंगों की दिशा के हिसाब से तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार की तरंगें होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्घ्य। बहुत बेसिक डिफरेंस है इनमें, आराम से समझिए। अनुप्रस्थ जो है इंग्लिश में नाम बोल देते हैं इनका ट्रांसवर्स, और अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल। इसमें देखिए ये दिशा के आधार पे है। अब दिशा किसकी? तरंग की दिशा और कणों के कंपन की दिशा, कि कण किस दिशा में कंपन कर रहे हैं और तरंग किस दिशा में चल रही है, उसके आधार पे दो भागों में बांट रखा है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। इसमें आप देखिए, जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो आपको ऐसी लहरें उठती हुई दिखती हैं। अब उसमें होता क्या है, ये जो लहर उठती हुई दिखी है, यहाँ पत्थर फेंका गया, पानी का जो कण है वो एक बार ऊपर एक बार नीचे और वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। फिर यही जो तरंग है आगे शिफ्ट हुई, अगला कण एक बार ऊपर एक बार नीचे। इस तरीके से कणों में कंपन किस तरीके से चल रहा है? इस तरीके से ऊपर और नीचे, ठीक है, अप एंड डाउन चल रहा है। जबकि तरंग की जो दिशा है वो ऐसे, तरंग इस साइड जा रही है बाहर। यानी आपको पता चला कि कंपन की दिशा तो ये थी, कणों के कंपन की दिशा ये है और तरंग की दिशा ये है। दोनों के बीच में कोण कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो यदि तरंग कंपन की दिशा, कणों के कंपन की दिशा और तरंग की दिशा 90 डिग्री का कोण बनता है, कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ। अब जो हमने ध्वनि तरंग पढ़ी थी, ध्वनि तरंग में क्या होता है? आप बोल रहे हैं, बोलते समय अभी बताया था कि गले में जो स्वर यंत्र है वो मुंह में वायु है उसके कणों में कंपन करता है। अब उस वायु के कणों में कंपन हुआ, कण आगे भागा, पीछे भागा, वापस अपनी माध्य स्थिति में। ये जो धक्का है आगे दे आया, आगे वाला कण जो है फिर आगे भागा, पीछे, फिर अपनी उसी स्थिति में। इस तरीके से ये कणों में कंपन होता गया और ये कंपन जो है श्रोता के कान तक पहुंच गया। यहाँ ये ध्यान रखिए, वापस वही बात जो आपको बताया था, तरंग में कण या पदार्थ शिफ्ट नहीं होगा। यहाँ से वक्ता के मुंह से वायु का कण यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ है, कणों में कंपन यानी ऊर्जा शिफ्ट हुई है। सिर्फ क्या शिफ्ट हुई है? ऊर्जा। कण एक बार अपनी माध्य स्थिति से कंपन करके वापस वहीं आ रहा है।
अब यहाँ देखो तरंग की दिशा ये है, इस दिशा में तरंग जा रही है, और कणों के कंपन जो हैं उनकी दिशा भी क्या है, समान है, यानी ये एक दूसरे के पैरेलल हों, समानांतर चले। कणों के कंपन की दिशा और तरंग की दिशा दोनों समानांतर हों, और कंपन की दिशा, ऐसी तरंगों को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य। तो ध्वनि तरंगे कौन सी हैं, अनुदैर्ध्य, जिसमें इस तरीके से कंपन हो रहा है। ऐसा कंपन आपने और देखा होगा, जैसे मान लीजिए दीवार में एक कील है और कील में आपने स्प्रिंग बांध दी और स्प्रिंग को खींच के छोड़ते हैं, तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे कंपन करती है। तो ये वाला जो कंपन है, यानी तरंग की दिशा भी यही है और कंपन की दिशा भी यही है, तो कौन सी तरंग होती है, अनुदैर्ध्य। और ये बता दिया आपको अनुप्रस्थ वाला, कणों का कंपन तो इस तरीके से हो रहा है लेकिन तरंग इस तरीके से जा रही है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि ध्वनि तरंग कैसी है, अनुदैर्ध्य। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, यांत्रिक तरंग है और कैसी हैं, अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन आते हैं इनसे। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ तरंग के बारे में, जब हम ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत बार आयाम, तीव्रता, तरंग दैर्ध्य ये नाम आएंगे, तो इनको समझिए आप। किसी भी तरंग को हम इस साधारण डायग्राम से समझाते हैं। तरंग में आपको बताया कि कंपन हो रहा है, तो कंपन किसको काउंट करते हैं, जैसे ये वायु का कण है, एक बार आके भागा है, वापस माध्य स्थिति में आया, फिर इधर भागा है, फिर अपनी स्थिति में आया, मीन पोजीशन में आया है। तो जब ये आगे भागा है तो उसको तो हमने इससे दिखा दिया, वापस अपनी उसी जगह, फिर पीछे भागा है तो ये जगह दिखा दी और वापस अपनी, यानी ये पूरा एक कंपन हुआ है, एक बार आगे जाना, एक बार पीछे आना, ये पूरी एक तरंग कहलाती है। अब ये जो चित्र में बना रखे हैं, इसे ऊपर वालों को हम बोलते हैं शीर्ष बोल दो, ये श्रृंग बोलते हैं। ये नीचे बना रखा है उन्हें बोलते हैं गर्त। यानी एक शीर्ष और एक गर्त पूरा होता है, इसका मतलब एक तरंग कंप्लीट हो चुकी है, या एक कंपन कंप्लीट हुआ है। क्या बोला जाता है इसे, एक कंपन पूरा हुआ है, जिसमें एक शीर्ष और एक गर्त। और कंपन का मतलब एक बार आगे भागना, वापस अपनी पोजीशन पे आना, फिर पीछे भागना, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आना। ये अनुदैर्ध्य का दर्शा दिया। अनुप्रस्थ, जिसमें एक बार उसकी अप वाली पोजीशन होगी, फिर मीन पोजीशन पे, फिर नीचे आएगा, उसको भी इसी चित्र से दर्शाया जाएगा। यानी सभी तरंगों को इसी चित्र से दर्शाया जाता है। अब देखो, अपनी जो माध्य स्थिति थी वहां से इसने सबसे दूरी, सबसे ज्यादा दूरी, अधिकतम जो दूरी तय की है, यानी इस चित्र में ये वाली जो दूरी है उसे क्या कहा जाता है, आयाम। इस ऊंचाई को आयाम कहा जाएगा। इसको चाहे यहां से नाप लो चाहे यहां से, ये दोनों बराबर आते हैं, तो ये है आयाम। आयाम को ही इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दूसरी बात, एक शीर्ष और दूसरा शीर्ष है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी यानी ये ओरिजिनल पूरी दूरी को खींच के नापा जाएगा, तो ये जो पूरी दूरी है, यह बोलिए एक गर्त और अगला जो गर्त है, इनके बीच की दूरी है, इसे हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में बोला जाता है वेव लेंथ। ये आगे कई चैप्टर में काम आएंगे आपके लिए, इसलिए ध्यान रखिए। वेव लेंथ, एक शीर्ष और दूसरा शीर्ष, इनके बीच की दूरी, या दो, एक गर्त और दूसरा गर्त, या दो शीर्षों के बीच की दूरी है, उसे तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कहा जाता है। ये जो अधिकतम ऊंचाई होती है शीर्ष की, या अधिकतम गहराई होती है गर्त की, उसे हम बोलते हैं आयाम। आपको एक नाम, इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड। एक नाम और देखने को मिलेगा, उसे कहा जाता है तीव्रता, इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। वो भी इस चित्र के माध्यम से ही देखनी है आपको। देखिए, इसमें तीव्रता का मतलब होता है कंपन प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने कंपन हो गए। अभी बताया, इसमें कंपन कैसे काउंट करोगे, यहां से यहां तक का कितना कंपन है, एक, ये कितना हो गया, दो, ये आधा कंपन है, यानी 2.5 कंपन है। एक सेकंड में कितने कंपन हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तीव्रता। तो इस तीव्रता की इकाई एक तो ये है कंपन प्रति सेकंड। एक वैज्ञानिक को सम्मानित करने के लिए इसकी तीव्रता जो है, तीव्रता का जो मापक है वो दे रखा है हर्ट्स। तीव्रता किस में नापी जाती है, हर्ट्स में। तो जो तरंग है, तरंग से संबंधित ये साधारण शब्दावलियां बता दी हैं और ये दिमाग में रहनी चाहिए कि ये जो ऊंचाई है ये तो है आयाम, ये जो दूरी है उसे कहा जाता है तरंग दैर्ध्य, और तीव्रता क्या है, कंपन की संख्या प्रति सेकंड, जिसको हम किस में नापते हैं, हर्ट्ज में। अब इस चित्र से संबंधित पे आपके पास कई प्रश्न आ जाते हैं, उनको देखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये दो चित्र बना के दे दिए,
ए और बी, इनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और फिर पूछ लेते हैं आयाम किसका ज़्यादा है। यदि हमारा नहीं पढ़ा हुआ होता तो हम सोचते हैं कि पेपर में थोड़ा प्रिंट ही नहीं आया होगा क्वेश्चन, और चीज़ें भी लिखनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन पूरा है, चित्र बना के दे दिया और आयाम पूछ रहे हैं, तो आयाम दिमाग में रहना चाहिए, ये ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई इसकी ज़्यादा है, तो आपको उत्तर देना है कि बी जो चित्र है उसका क्या ज़्यादा है, आयाम ज़्यादा है। एक क्वेश्चन ये बना दिया, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तीव्रता किसकी ज़्यादा है। तीव्रता अभी पढ़ा था कंपनों की संख्या प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने कंपन हो गए, और कंपन कैसे काउंट करने थे, एक शीर्ष और एक गर्त को काउंट करना था, एक कंपन, ये दूसरा कंपन, ये तीसरा कंपन। तो ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ कंपन की संख्या क्या है, कम है, जबकि यहाँ कंपन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो कहीं मिसप्रिंट नहीं हुआ है, क्वेश्चन पूरा है, पूछ लिया गया आपसे कि तीव्रता किसकी ज़्यादा है, तो तीव्रता आपको ध्यान रखना है किसकी ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है। अब यहाँ से आप एक चीज़ पाएंगे, हमने ये पढ़ा था चित्र में कि इस दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। ये यदि ज़्यादा होगी तो कंपनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। यहाँ देखो तरंग दैर्घ्य क्या है, कम है, तो कंपनों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो आपको पता चला कि तरंग दैर्घ्य और जो तीव्रता है उसमें विपरीत संबंध है, और विपरीत संबंध इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं। तरंग दैर्घ्य और तीव्रता में कैसा संबंध है, विपरीत, यानी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो कंपनों की संख्या कम हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य कम होगी तो कंपनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। यानी एक चीज ज्यादा है और एक चीज क्या है, कम है। ये शब्द ध्यान होंगे, नहीं है तो ध्यान रखिए। समान अनुपाती एक कहा जाता है, समान अनुपाती, एक होता है विपरीत अनुपाती। कोई भी दो राशि हैं, राशि का मतलब जैसे तरंग दैर्घ्य और तीव्रता, इनकी बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए दो चीजों में एक चीज बढ़ रही है और दूसरी भी उसके अनुपात में बढ़ती जाती है तो उसे बोला जाता है समान अनुपाती। विपरीत अनुपाती यानी एक बढ़ रही है और दूसरी उसी अनुपात में क्या हो रही है, घट रही है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम अनुपाती या विपरीत अनुपाती कहा जाता है। तो तरंग दैर्घ्य तीव्रता के क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती है। तो एक क्वेश्चन और बन गया, और इन चित्र से भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, ध्वनि के अंदर कुछ ध्वनि के गुण पढ़ने हैं हमें, जहां आपको दे रखा है टॉपिक में ध्वनि के अभिलक्षण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो उसमें पहला जो अभिलक्षण है वो है प्रबलता, इंग्लिश में इसे बोलते हैं लाउडनेस। अब प्रबलता किस पे निर्भर करता है, आपने देखा होगा कई ध्वनि जो हैं वो तो आपको लगती हैं मंद, और कई आवाज़ लगती है तेज। तो तेज जो दहाड़ है वो पुरुषों की आवाज़, और शेर की दहाड़, ये जो है ये आवाज़ कैसी होती हैं, प्रबल होती है। मंद आवाज़ महिलाओं की होती है, बच्चों की होती है, यानी इनकी आवाज़ जो मंद है, धीरे आ रही है, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रबलता पे। ये ध्वनि का एक गुण है। अब प्रबलता किस पे डिपेंड करती है, प्रबलता डिपेंड करती है आयाम पे, ध्वनि के आयाम पे। अब यहाँ आयाम नाम आते ही कंफ्यूज नहीं होगा, अभी पढ़ा था, दिमाग में आ रहा होगा कि ये चित्र था, ये ऊंचाई थी, उसको क्या कह रहे हैं, आयाम। तो पुरुषों की जो ध्वनि होती है उन ध्वनि तरंगों का आयाम क्या होता है, ज्यादा होता है। आयाम ज्यादा होने की वजह से आवाज में प्रबलता क्या होती है, ज्यादा, लाउडनेस ज्यादा होती है, तो आवाज जो है वो तेज सुनाई देती है, ऊंची सुनाई देती है, आवाज ऊंची सुनना। तो पुरुष और शेर की दहाड़ जो है लाउडनेस ज्यादा आती है, क्यों, क्योंकि उनकी ध्वनि का आयाम क्या है, ज्यादा है। और इसे नापा जाता है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। क्या यूनिट होती है, डेसिबल। महिलाओं की आवाज और बच्चों की आवाज मंद है, उनका आयाम क्या है, छोटा, आयाम कम है, तो प्रबलता क्या होगी, कम होगी। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाए कि महिलाओं की आवाज मंद है या बच्चों की आवाज मंद है, ये किस पे निर्भर करता है, तो कौन से गुण पे निर्भर करता है, प्रबलता पे। उसके बाद अगला देखिए, ये है तारत्व, ये अलग गुण है। तारत्व आपको ये बताएगा कि आवाज तीखी है या मोटी है। ठीक है, तीखी यानी पतली आवाज,
अब वही जो अपने उदाहरण थे वो उल्टे हो जाएंगे। मोटी आवाज, मोटी आवाज पुरुषों की और शेर की दहाड़, ये आवाज कैसी मिलेगी आपको? मोटी। बिल्कुल पतली आवाज महिला, बच्चे, और एक चीज और आएगी मच्छर। इनकी बिल्कुल पतली आवाज आती है जो कानों में अपने चुभती है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि तारत्व हमें ये बताता है, ध्वनि का तारत्व गुण ऐसा गुण है जो हमें ये बताता है आवाज का तीखापन ये पतली है या मोटी है आवाज। अब ये तारत्व किस पे निर्भर करता है? तीव्रता पे। तीव्रता अभी बताया था, कंपन की संख्या प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितने कंपन, यानी चित्र में बताया था ये दो चित्र थे, इसमें तीव्रता किसकी ज्यादा है? इसकी, और इसकी तीव्रता क्या है? कम है। तो यहाँ देखेंगे कि तारत्व महिला, बच्चे और मच्छर की आवाज पतली या तीखी क्यों सुनाई देती है, उसका आंसर देना है। इनकी आवाज का तारत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। और तारत्व किस पे निर्भर करता है? तीव्रता पे। तो इनकी ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? ज्यादा होती है। वैसे ही पुरुष, शेर की दहाड़, इनकी आवाज मोटी क्यों सुनाई देती है? अगर ये चीज पूछी जाए तीखी और मोटी, तो मोटी इसलिए सुनाई देती है क्योंकि तारत्व क्या होता है? कम होता है। तो आप इन दोनों को वापस देख लीजिए। ये तो था प्रबलता, आवाज ऊंची सुन रही है या धीरे सुन रही है। प्रबल और मंद सुनाई देती है वो तो किस पे डिपेंड करता है? प्रबलता पे। आवाज तीखी और मोटी है वो किस पे डिपेंड करता है? अगला गुण है तारत्व। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये वाला क्वेश्चन पिछली रीट में आया हुआ भी है। प्रबलता जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है? आयाम पे। जैसे आयाम बोल तो चित्र में ध्यान आ जाना चाहिए कि इस ऊंचाई पे निर्भर करता है। ये वाली जो ऊंचाई है, आयाम जो है किसका ज्यादा होता है? पुरुष की ध्वनि या शेर की दहाड़ का। तो इनकी प्रबलता ज्यादा होगी। इनकी आवाज मंद क्यों है? क्योंकि इनका आयाम क्या है? कम है। तारत्व आवाज का तीखापन बताता है। तो तारत्व जो है वो इनकी आवाजों का सबसे ज्यादा तारत्व मच्छर का ही होता है। सबसे ज्यादा मच्छर की जो आवाज होती है उसका तारत्व होता है क्योंकि उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मच्छर की जो आवाज है या ध्वनि है उसका तारत्व ज्यादा क्यों है, तो आंसर देना उसकी तीव्रता क्या है? ज्यादा है। या आवाज पतली क्यों है, तो भी आंसर देना है तारत्व ज्यादा है। आगे देखिए गुणता। अब गुणता कौन सा गुण है? अभी आपने दो नाम पढ़े, एक तो पढ़ा आयाम, एक पढ़ा तीव्रता। आयाम यानी ये ऊंचाई बताना और तीव्रता यानी कंपन की संख्या। मान लो चार चीजें हैं, एक है बांसुरी, ढोलक है, हारमोनियम बज रहा है और एक पुरुष गा रहा है। यानी ये चार चीजें हैं और चारों का मान लो आयाम भी बराबर कर रखा है और तीव्रता भी बराबर है। फिर भी आप उन आवाजों को अलग अलग पहचान जाते हो कि ये जो सुर आ रहा है ये बांसुरी से आ रहा है, ये आवाज ढोलक की आ रही है, ये पुरुष के गाने की आ रही है, जबकि सबका आयाम और तीव्रता क्या कर रखी है? बराबर कर रखी है। तो ऐसा गुण जो, ऐसी क्वालिटी जो उस आवाज को अलग अलग कर दे, विशिष्ट बनाए उनको, ठीक है, उसे कहा जाता है गुणता। तो गुणता से मान लो अगर क्वेश्चन आए कि समान आयाम और समान तीव्रता वाली ध्वनि तरंगे हैं, उनको अलग अलग करने वाला गुण कौन सा है, या अलग अलग पहचानने के लिए ध्वनि का कौन सा गुण प्रयोग में लिया जाता है, तो वो कौन सा है? गुणता। तो ध्यान रखना है कि एक साथ ये चार चीजें बन रही है फिर भी आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाते हो आवाजों को, तो वो किसकी वजह से? गुणता की वजह से। सब में अलग अलग क्वालिटी होती है एक। अब उसके बाद में आपको बताया कि आवाज मंद सुनाई दे रही है या तेज सुनाई दे रही है वो किससे नापा जाता है? डेसिबल से। तो प्रबलता नापने के लिए जो इकाई है वो है डेसिबल। अब ये एनसीईआरटी में कुछ आंकड़े दे रखे हैं जो आपको याद करने हैं कि कितने डेसिबल तक की आवाज में क्या क्या आते हैं। अगर हम साधारण बातचीत कर रहे हैं तो वो है 30 से 40 डेसिबल। अपन बातचीत करते हैं 30 से 40 डेसिबल पर। तेज बातचीत कर रहे हो, थोड़ा सा चिल्ला रहे हो, तो 50 से 60। ये एनसीईआरटी के आंकड़े हैं, अच्छे से याद करने हैं आपको। तेज संगीत या शोर हो रहा है तो कितने डेसिबल से ऊपर है? 80 डेसिबल से ऊपर है। पत्ते, पेड़ के पत्ते सरसरा रहे हैं यानी धीरे धीरे आवाज आ रही है, वो कितना होगा? 10 से 20 डेसिबल। सायरन है पुलिस का, एम्बुलेंस का, ये और तेज होता है, 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान है, इनकी आवाज और तेज होती है, थोड़े हमसे दूर रहते हैं, दूर उड़ते हैं, इसलिए थोड़ी आवाज कम लगती है हमें, लेकिन इनकी है 140 से 150 डेसिबल। अब एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फुसफुसाहट है यानी बहुत धीरे धीरे हम गॉसिप करते हैं,
उसकी आवाज़ कितने डेसिबल की होगी। तो वहाँ फिर ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको एक अंदाज़ा लगाना होता है, क्योंकि साधारण बातचीत कितनी चल रही है 30 से 40। ऑप्शंस में देखोगे तो आपको और तो बड़े डेसिबल लिखे होंगे, 30 से 40 के नीचे जो आंकड़ा आएगा वही आएगा फुसफुसाहट के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद यही एनसीईआरटी के और आंकड़े देखिए आप। WHO ने जो निर्धारित कर रखा है कि 45 डेसिबल तक की आवाज जो है वो मनुष्य के लिए क्या है, उपयुक्त है। ये आंकड़ा याद करना पड़ेगा, कितना डेसिबल है, 45। हम जो बात कर रहे हैं नॉर्मल बातचीत 30 से 40 और 45 तक उपयुक्त है, उसके ऊपर जो है वो मनुष्य के लिए सही नहीं है। और एक लिमिट दे रखी है कि 45 डेसिबल से ऊपर की आवाज आप सुन रहे हो यानी शोर सुन रहे हो तो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ज़्यादा शोर में रहते हैं हम तो कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव, जैसे डिप्रेशन में आना, एकाग्रता ना रहना, शोर में हम पढ़ नहीं पाते हैं। और लंबे समय से आप तेज आवाज़ में रहते हो, बहुत तेज ध्वनि है आपके आसपास, तो आप देखोगे जो हमारी मेमोरी पावर होती है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और अंत में हमारी जो श्रवण शक्ति है वो भी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो फिर यही आंकड़ा याद रखना है कि 75 डेसिबल से अधिक यदि आवाज़ है तो स्वास्थ्य पे क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव। 80 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ को क्या कहा जाता है, शोर। इंग्लिश में बोल देते हैं नॉइस। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि शोर किसे कहते हैं, तो ऐसे नहीं बोलना है चिल्लाना या तेज आवाज़ को क्या बोलते हैं, शोर। विज्ञान में फिक्स डेफिनेशन है इसकी, एनसीईआरटी में आपकी दे रखी है कि 80 डेसिबल से ऊपर की जो भी आवाज़ें हैं उनको हम किस में काउंट करते हैं, शोर में या नॉइस में। तो यहाँ जो आपको टॉपिक दे रखा है ध्वनि प्रदूषण, उनसे ये क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ एक आपको चीज़ और बताई जा रही है जिससे क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर या हरा मफलर किसे कहा जाता है, हरा मफलर किसे कहते हैं। आपने देखा होगा ध्वनि प्रदूषण जो है यानी 80 डेसिबल से ऊपर आवाज़ें आना, ज़्यादा आवाज़ें, ये सिटी एरिया में ज़्यादा होती हैं, नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज, वाहन, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं। तो सिटी के चारों ओर या जहाँ भी बीच में खाली जगह है उन खाली जगह में हरे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अब हरे पेड़ पौधे लगाने का एक उद्देश्य तो होता है वायु प्रदूषण को कम करना, ठीक है, ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है उसको सुनिश्चित कराना। इसके अलावा हरे पेड़ पौधे लगाने का एक उद्देश्य ये भी होता है, ये हरे पेड़ पौधे जो हैं ये शोर को क्या करते हैं, अवशोषित, ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। सोखने की वजह से ध्वनि का प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ देखना, पहली बात तो ये हरे रंग के हैं। दूसरी चीज, मफलर नाम लिखा है, मफलर जो है कान पे लगाया जाता है, एक उद्देश्य तो होता है उसका ठंड को रोकना, दूसरा उद्देश्य होता है आवाज में, ये आवाज जो है कानों में ये क्या हो, कम जाए। तो यहाँ सिटी के चारों ओर जो ये हरा मफलर लगा रखा है ये इसीलिए है कि ध्वनि प्रदूषण को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हरे मफलर की जो कॉन्सेप्ट है वो किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जो खाली जगह पड़ी हैं वहाँ हरे पेड़ पौधे लगाना जो है उसे हम किससे समझते हैं, हरे मफलर से। आगे देखो, अब कुछ घटनाएं पढ़ रहे हैं अब इसमें, ध्वनि का परावर्तन। ये जो दो शब्द हैं, एक तो परावर्तन आएगा, अगला आएगा ध्वनि का अपवर्तन। तो इनसे संबंधित हम पहले जो बेसिक चीजें हैं वो देखते हैं कि परावर्तन का अर्थ क्या होता है और अपवर्तन का अर्थ क्या होता है। परावर्तन इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन। अपवर्तन इंग्लिश में नाम देते हैं रिफ्रैक्शन। इनका अंतर देखिए, ये कोई सतह है, किसी भी तरंग का परावर्तक सतह, सतह से टकराकर वापस जाना, ये क्या कहलाता है, परावर्तन। अपवर्तन टकराई नहीं है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकल जाएगी। इसमें देखिए, ये मान लीजिए ठोस माध्यम है, ये द्रव माध्यम है। अब ठोस माध्यम कैसे, जैसे कांच है, कांच में से प्रकाश की तरंग निकाल रहे हैं और पानी में भेज रहे हैं, एक माध्यम से दूसरे, कांच से किस में जा रही है, जल में जा रही है प्रकाश की तरंग, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना
और अपने पथ से विचलित हो जाना। इसको कैसे समझेंगे आप? दो माध्यम, उनके बीच की बाउंड्री बना दी, बीच में एक रेखा खींची हमने 90 डिग्री पे, अब देखिए कोई तरंग जो है इधर आई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। जब वो ठोस से द्रव में जा रही है तो अपने पथ से विचलित हो गई, ऐसे सीधी नहीं निकली। ये जो कोण बन रहा था उससे ये कोण बड़ा बन रहा है। यहाँ आप देखिए एक बार, ये तो आपातित किरण है। जो तरंग गिरी है या आई है उसे बोलते हैं आपातित तरंग। बीच में हमने भी यहाँ पे भी एक अभिलंब लंबवत रेखा खींची है। ये जो किरण गई है ये है परावर्तित किरण। अब ये जो आपतन किरण यहाँ गिरी है ये इस 90 डिग्री वाले के साथ लंब के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहा जाता है? आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण जो गई है इसे बोला जाता है परावर्तन कोण। चित्र में थोड़ा सही नहीं बना है पर ध्यान रखिए ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। यदि ये 30 डिग्री पे गिरी है तो ये वापस जा रही है, कोण भी कितना आएगा? 30 डिग्री। तो परावर्तन का मतलब तो हुआ तरंग का सतह से टकराना, वापस जाना। ये घटना क्या कहला रही है? परावर्तन। आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अपवर्तन में क्या देखा आपने कि टकरा के वापस नहीं गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, लेकिन दूसरे माध्यम में ऐसे सीधी नहीं आई। दूसरे माध्यम में कोण थोड़ा बदल रहा है, यहाँ कोण छोटा है और यहाँ अभिलंब से कोण क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने पथ से विचलित हो जाना, ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। अब इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ये नाम ध्यान रखना है। एक तो विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। विरल और सघन। सघन माध्यम वो होता है जिसमें कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। विरल माध्यम वो होता है जिसमें कण दूर दूर होते हैं। तो अपने पास तीन माध्यम बताए थे, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों को यदि देखोगे तो ठोस में कण सबसे ज्यादा पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो इन तीनों की यदि तुलना की जाए तो सबसे विरल कौन सा है? गैस। उससे कम विरल या उससे थोड़ा सघन कौन सा हो गया? द्रव। फिर सबसे ज्यादा सघन कौन सा हो गया? ठोस। ये सघन और विरल तुलनात्मक शब्द हैं। तुलनात्मक यानी दो माध्यम की तुलना करोगे तब पता चलेगा ये सघन है ये विरल है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ठोस और द्रव में आपने तुलना की तो आपने कहा ये सघन है ये विरल है, क्योंकि इसमें कण पास पास में है, इसमें कण क्या है? दूर दूर है। लेकिन यहाँ आपका विरल, ये जो द्रव है ये क्या है? विरल है। लेकिन द्रव की और गैस की तुलना की तो ये विरल हो गया और ये कैसा हो गया? सघन। तो सघन विरल तुलनात्मक शब्द हैं, दोनों माध्यम को देखोगे तब पता चलेगा। तो यहाँ बताया। अब यहाँ जो ये बनाया है इसमें भी कुछ केस हैं, ध्यान रखिए। अगर ठोस यानी सघन माध्यम से सघन से विरल में जाएगी तो इस लंबवत रेखा से दूर हटेगी। दूसरा केस, मान लीजिए ये माध्यम आपने विरल ले लिया, कोई गैसीय माध्यम है और ये द्रव ले लिया, यानी गैस की अपेक्षा द्रव कैसा है? सघन है। तो विरल माध्यम से यदि सघन में आएगी तो वो इस अभिलंब के क्या आएगी? पास आएगी। एक और है, यदि माध्यम एक जैसे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, सेम माध्यम है, तो उसमें क्या होगा? वो सीधी निकल जाएगी, यानी उसके पथ में परिवर्तन नहीं होगा। तो कितने केस बने अपवर्तन के? 3। परावर्तन के, अपवर्तन के। यहाँ देखिए परावर्तन आपको समझ में आया, टकरा कर वापिस जाना। अपवर्तन का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने पथ से क्या होना? विचलित होना। यहाँ 3 केस बने हैं। पहला केस क्या है आपका? सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी। और यदि माध्यम में चेंज नहीं हुआ है तो वो सीधी निकल जाएगी, यानी अभिलंब के क्या रहेगी? समानांतर। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
अब यहाँ ध्वनि में या कहाँ कहाँ आएंगे परावर्तन और अपवर्तन, उनको देखिए। ध्वनि में ध्वनि का परावर्तन यानी अभी पढ़ा है कि टकराकर वापिस आना क्या कहलाता है? परावर्तन। ये एक ठोस सतह है, आप यहाँ खड़े होके बोल रहे हो, तो ध्वनि तरंग एक बार गई और टकराकर वापिस आई। टकराकर आप वापिस आना, अभी घटना बताई, परावर्तन। अब परावर्तन होने से आपको आपकी आवाज, एक बार तो आप यहाँ से बोले तो सीधे कान में चली गई, ये सुनी। दूसरी बार आवाज टकरा के वापिस आई, यानी 2 बार सुनी है। 2 बार सुनी है, इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि, यानी ध्वनि की कॉपी सुनी है आपको। जैसे कॉपी के लिए कहा जाता है ना, फोटो कॉपी के लिए, कि इस पेपर की प्रति निकाल लो, तो ध्वनि की कॉपी है। तो प्रतिध्वनि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इको। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इको साउंड सुनता है या प्रतिध्वनि सुनती है, वो ध्वनि की किस घटना पर आधारित है? ध्वनि का क्या होता है? परावर्तन, टकराकर वापिस आती है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, एक आंकड़ा याद रखना है आपको, 0.10 सेकेंड का। आप जो भी सुनते हैं वो हमारे कान में और मस्तिष्क में 1/10 सेकेंड तक रहता है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 सेकेंड तक। वो आवाज बंद हो चुकी है, उसके बाद भी वो आपके कान में कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकेंड तक। इसी के साथ जब हम प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब भी देखना, जो दृश्य, आपने कोई दृश्य सामने देखा है और उस चीज को सामने से हटा दिया गया है, जैसे ये मार्कर है, इसको सामने रख रखा है, इसका दृश्य हमारे मस्तिष्क में बना है इसको हटाने के बाद भी 1/10 सेकेंड तक ये दृश्य हमारे मस्तिष्क में रहेगा, आंख के अंदर रहता है। 1/10 सेकेंड यानी वही 0.1 सेकेंड। ये दोनों आंकड़े बराबर ही हैं। क्या पता चला? सुनने वाली चीज और जो दिख रहा है, वो दोनों, इनको सामने से हटा दिया है, आवाज बंद हो चुकी है और दृश्य भी हट चुका है, तो भी वो चीजें मस्तिष्क में 0.1 सेकेंड तक रहती हैं। अब उनसे फायदा क्या होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ देखिए आप, अब यहाँ इतनी दूरी पे आप खड़े हैं, मान लीजिए आपने एक शब्द बोला है राम, ये शब्द आपके कान में गया, यही ध्वनि वहां जाके टकरा के वापिस आई, तो आपको दूसरी बार राम सुना, यानी प्रतिध्वनि सुन गई। एक बार राम मुंह से बोलने से सीधा कान के अंदर सुना, दूसरी वो टकरा कर आई है, तो आपको कितनी बार राम सुना? 2 बार, यानी ये प्रतिध्वनि आपको सुनी है, ये प्रतिध्वनि आपको स्पष्ट सुनी है। लेकिन आप बहुत पास में जाके खड़े हो गए और फिर चिल्ला रहे हैं, अगर ये नाम आपने लिया राम, तो एक बार ये तो कान में गया ही है, और ये राम वाला नाम कितनी देर रहेगा? अभी पढ़ा है, 0.1 सेकेंड आपके कान के अंदर है, और बहुत पास खड़े रह गए, तो जो टकरा के आई आवाज वो भी बहुत जल्दी टकरा के आ गई, और वापस टकरा के आई तो जो पहले वाली आवाज कान में थी उसमें मिक्स हो गई, यानी आपको प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं दी। 2 राम अलग अलग नहीं सुनाई दिए, एक साथ मिक्स हो गए। इसलिए आपकी एनसीईआरटी में एक आंकड़ा दे रखा है, उसको हम पढ़ेंगे अभी, कि यदि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुननी है, दोनों नाम अलग अलग सुनने हैं, कि ये वाला पहले कान में से चला जाए फिर दूसरा है, तो आपको वो जो परावर्तक सतह है उससे न्यूनतम कितनी मीटर दूरी पे खड़ा होना है? तो न्यूनतम का आंकड़ा है 16.6 मीटर दूर खड़े होना है, यानी लगभग कितने मीटर? 17 मीटर। आप इस परावर्तक सतह से मिनिमम, दूर तो कितने ही खड़े हो जाओ और, लेकिन मिनिमम 17 मीटर दूरी पे खड़े होगे तो आपको ये दोनों ध्वनि स्पष्ट अलग अलग सुनाई देंगी, मिक्स नहीं होंगी। और यदि पास में खड़े होते हो तो अभी बताया कि कान में आवाज कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकंड तक रहती है, और ये निकलती नहीं है, टकरा के आने वाली आवाज भी क्या आ जाती है? जल्दी आ जाती है। यहाँ जो ये दृश्य वाला है, ये हम प्रकाश वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, कहाँ क्वेश्चन आते हैं। वापस देख लीजिए क्या पढ़ा? ध्वनि का परावर्तन। साधारण सा हमने याद किया था, परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकराकर वापिस आना। तो ध्वनि का परावर्तन देखते हैं हम, किसी भी सतह से टकरा के आवाज हमें वापिस सुनाई देती है। जैसे कुएं के अंदर कई बार मुंह देके आप चिल्लाते हो तो आपको आवाजें वापिस सुनाई देती हैं, तो वो क्या चीज है? प्रतिध्वनि है। क्या क्या कंसेप्ट और याद किए? प्रतिध्वनि किस पे आधारित है? ध्वनि के परावर्तन पे। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुननी है तो न्यूनतम इस परावर्तक सतह से न्यूनतम कितने मीटर दूरी पे? 16.6 मीटर लिखा सकता है, या अंदाजन कितना है? 17 मीटर दूरी पे खड़े होना है। कान में आवाज, जो आवाज का स्रोत है वो बंद होने के बाद भी कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकेंड, या लिखा आ सकता है 1/10 सेकेंड तक रहती है। उसके बाद अगला देखिए, इसमें ध्वनि का अपवर्तन। अपवर्तन यहाँ समझा दिया आपको अच्छे से, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन।
और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित होती है। अब ये दो केस आप याद करो क्योंकि वहां क्वेश्चन आता है कि सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगी, दूर हटेगी। इसको ऐसे याद करना है कि विरल में कण क्या होते हैं, दूर दूर, तो जिसमें जा रही है उसमें देख लो दूर दूर है तो ये दूर हट जाएगी। विरल से किस में आ रही है, सघन में, तो ये अभिलंब के क्या आएगी, पास आएगी। तो सघन में क्या होते हैं, पास पास। इस तरीके से आपको इस ट्रिक बना के थोड़ा सा याद करना है, नहीं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है। अब ये यहाँ क्या काम आएगा, सुनिए। यहाँ क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रात में जो आवाज है, ठंडी रात में आवाज दूर तक सुनाई देती है जबकि दिन में सुनाई नहीं देती। कई बार देखा होगा आपने, घर पे चिल्लाते हो तो क्या कहते हैं कि ठंडी रात में मत चिल्लाए, आवाज जा रही है, लोग सुन रहे हैं। तो वो आवाज दूर तक सुनाई क्यों देती है, उसका कारण बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको उत्तर लगाना है किसके कारण, अपवर्तन के कारण। अब इसको समझो आप। हमारी जो पृथ्वी की सतह है दिन के अंदर, ये सतह बनाई है और ये हमने अभिलंब लंबवत रेखा खींच दी। ये दिन की कंडीशन है और ये रात की। दिन में यदि देखेंगे तो धरातल क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। तो इसके आसपास की वायु जो है वो भी है गर्म, और गर्म वायु हल्की होती है और उसके कण क्या हो जाते हैं, दूर दूर। तो इसके पास की वायु में कण दूर दूर हैं, यानी ये माध्यम कैसा बन गया है, विरल। इसकी अपेक्षा ऊपर, इसके ऊपर वाली वायु इसकी अपेक्षा क्या है, ठंडी है, यानी उसके माध्यम कैसा है, सघन, यानी उसके कण क्या है, पास पास है। ठंडी वायु के कण क्या होते हैं, पास पास। ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ध्यान रखिए, आप देखते होंगे पतीले में पानी गर्म करते हैं, गर्म जो भाप होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है क्योंकि वो हल्की होती है, कण उसके क्या हो जाते हैं, दूर दूर। तो ये वायु तो हो गई विरल और ये वायु कैसी हो गई, सघन। अब आप यहाँ खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, तो अभी पढ़ा था कि एक माध्यम, माध्यम बन चुके हैं दो, एक ही वायु के कितने माध्यम बन गए, दो, इधर विरल और इधर कैसा, सघन। कि विरल से सघन में जाएगी तो सघन में कण क्या होते हैं, पास पास, तो ये अभिलंब के पास आएगी। तो ये आवाजें जो निकल रही हैं वो ऐसे पास में रहेंगी, यानी घर में खड़े होके चिल्ला रहे हो तो आवाज जो है वापस घर के अंदर ही रह रही है। ये केस कब का है, दिन का, यानी दिल में आराम से चिल्ला सकते हैं। रात में देखिए, रात में धरातल क्या हो चुका है, ठंडा, तो इसके आसपास की वायु क्या है, ठंडी, ठंडी वायु के कण पास पास रहेंगे। तो ये माध्यम कैसा बन चुका है, सघन। इसकी अपेक्षा ऊपर वाली वायु है गर्म, वो कैसी रहेगी, विरल। इसकी तुलना में, इसकी तुलना में गर्म है, विरल है, कण दूर दूर है। सघन से विरल में जाएंगे, अभी पढ़ा था, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, पथ से विचलित होना। सघन से विरल में जाते हैं तो इस अभिलंब से दूर हो जाती हैं ये, तो यहाँ देखें ये दूर हो जाएंगी, ऐसे निकलेंगी बाहर। तो ये आवाज़ें घर से बाहर जा रही हैं। तो आप देखेंगे कि ठंडी रात में आवाज़ बाहर की तरफ जा रही हैं, यानी रात में दूर तक सुनाई देती हैं आवाज़ें, जबकि दिन में आवाज़ें दूर तक नहीं सुनाई देती। तो इसका एक ही कारण बताना है, क्या कारण है, अपवर्तन। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आगे देखिए, अगली घटना जो है ये पढ़ेंगे, ध्वनि तरंगों का विवर्तन। ध्वनि तरंगों का विवर्तन जो है का भी अप्लाइड क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ये परावर्तक सतह है, लेकिन परावर्तक सतह में कहीं बीच में जगह है, तो जो ध्वनि तरंग आ रही है वो इसमें से निकल जाएगी और आगे भी जा सकती है, यानी टकरा के पूरी वापस नहीं आई, यहाँ चली गई, कुछ टकरा के वापस आ गई, कुछ चली गई। इसे ही बोलते हैं ध्वनि का विवर्तन। अब इसका जो अप्लाइड क्वेश्चन है वो ये है कि आप किसी कमरे में बैठे हैं और आवाज़ लगा रहे हैं। एक कमरे में बैठे हैं जिसका ये गेट है और यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, उसको ये आवाज़ सुनाई कैसे दी, तो ये ध्वनि का क्या, जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ से ध्वनि तरंग निकल के चली गई, यानी कौन सी घटना है, विवर्तन। क्वेश्चन अप्लाइड ही पूछे जाएंगे कि एक कमरे में बोलते हैं तो दूसरे कमरे में सुनाई क्यों दे रहा है, जबकि चारों ओर दीवार है, गेट खुला पड़ा है, तो वहां से जो है क्या जाएंगी, आवाज जाएंगी, घटना कौन सी होगी, विवर्तन होगी। उसके बाद आगे देखिए, अनुरणन। अनुरणन जो है इसकी परिभाषा है बहुल परावर्तन। परावर्तन अभी पढ़ा था, आवाज का टकरा कर वापिस आना क्या कहलाता है, परावर्तन। बहुत जगह से टकरा के आ जाए वो क्या कहलाता है, बहुल परावर्तन। अब ऐसा केस कहाँ होता है,
जैसे मान लीजिए आप किसी सेमिनार हॉल में बैठे हैं या पिक्चर हॉल में बैठे हैं, वहाँ इतनी सतह हैं, यहाँ बैठे हैं, ठीक है, यहाँ स्क्रीन चल रही है हॉल में है तो, या फिर मान लो कोई वक्ता भाषण दे रहा है यहाँ से, तो इसके मुंह से जो ध्वनि निकल रही है वो इन सतहों से एक बार तो आपके सीधे कान में आ रही है, बाकी इतनी सतहों से टकरा टकरा कर वापिस आ रही है आपके कान में, इतनी जगह से टकरा के आ रही है, यानी ये बहुल परावर्तन हो रहा है। परावर्तन का मतलब तो था टकरा कर वापिस आना, और बहुल परावर्तन को क्या कहते हैं? अनुरणन। ये अनुरणन हो रहा है, यहाँ पे आवाज आपको स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉल में या वक्ता जो है भाषण दे रहे हैं उस समय कई बार आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देती, गूंज हो जाती है। कौन सी घटना के कारण होती है? अनुरणन के कारण। और अनुरणन को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखना, सिनेमा हॉल या सेमिनार हॉल में जाओगे तो उन हॉल की जो दीवार होती हैं वो दीवार खुरदरी होती हैं, खुरदरी होती हैं, और नीचे जो है कारपेट बिछाया हुआ होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सिनेमा हॉल की दीवारें खुरदरी और फर्श पर कारपेट या कालीन क्यों बिछाई जाती है? तो कारपेट, कालीन ये सब इसलिए बिछाई जा रही हैं ताकि ये जो आवाज़ें आ रही हैं उनको क्या कर लिया जाए? अवशोषित कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? अवशोषित। और ये जो श्रोता यहाँ बैठा है उसको आवाज़ कैसी सुनाई दे? स्पष्ट सुनाई दे। एक तो सीधी आ रही थी उसके पास आवाज़, और एक इतनी जगह से टकरा के आ रही थी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अनुरणन का मतलब होता है बहुल परावर्तन, और ये केस सिनेमा हॉल, सेमिनार हॉल वहाँ पे होता है। वहाँ पे अनुरणन को कम करने के लिए दीवारें खुरदरी और फर्श पे क्या बिछाई जाती है? कालीन। वहाँ के फर्श जो है बिल्कुल मतलब ऐसे चिकने फर्श नहीं किए जाते हैं, क्योंकि चिकने फर्श पे परावर्तन क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसके बाद आगे देखिए, अनुरणन हो गया। अगला है अनुनाद। एग्जाम में अनुरणन और अनुनाद जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ढंग से पढ़िएगा इसको। अनुनाद का मतलब क्या है? आपको ये चीज बताई थी, कंपन की संख्या प्रति सेकंड में। कंपन कहाँ से काउंट करना है? यहाँ से यहाँ तक, 1 2 इस तरीके से। उसको हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। कंपन की संख्या प्रति सेकंड में क्या कहलाती है? आवृत्ति। अब देखो, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में प्राकृतिक कंपन है, सभी वस्तुएं कंपन कर रही हैं। सिंपल सा उदाहरण आप अपने हाथ को लेके देख लीजिए। आप हाथ को ऐसे कीजिए, हाथ में कंपन होता है। पेड़ के पत्ते को देखिए, हल्का कंपन होता है। बोलते समय हमारे स्वर यंत्र जो गले में है उसमें कंपन हो रहा है, यानी प्राकृतिक कंपन सभी चीजों में है। लेकिन बाहर से एक कंपन और दे दिया। अब बाहर से कैसे कंपन? जैसे उदाहरण सुनिए, आपने, ये पुल है और पुल पे सेना की टुकड़ी जा रही है और उसको मार्च पास्ट करने के लिए कह दिया, कदम ताल। ठीक है, 1 2 1 2 करके जा रही है। जैसे वो कदम ताल कर रही है तो उसमें एक तरंग बन चुकी है। पुल खुद कंपन कर रहा है, क्योंकि भी बताया सभी प्राकृतिक रूप से सभी चीजों में क्या हो रहा है? कंपन। इसका कंपन जो है उसकी आवृत्ति ये है, मान लो इस तरीके का कंपन हो रहा है, हमने चित्र से दर्शा दिया। जो इनके कदम ताल करने से तरंग बनी है, बाय चांस उसका भी कंपन, उसकी भी आवृत्ति समान हो गई, आवृत्ति समान हो गई, तो ये तरंग इसके ऊपर चढ़ेगी और दोनों का आयाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आयाम बढ़ने से इस पुल के टूटने की संभावना रहती है। और ऐसा हुआ है, अमेरिका में एक पुल टूट गया था। तभी से सेना की टुकड़ी को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो कहा जाता है कि पुल पार करते समय आपको कदम ताल नहीं करना है, क्योंकि वो एक लय में कदम ताल करते हैं तो उस समय तरंग बनती है, और तरंग की आवृत्ति और पुल के कंपन की आवृत्ति यदि बराबर हो गई, मेल खा गई, तो जो घटना होगी वो कौन सी होगी? अनुनाद। यानी प्राकृतिक कंपन और बाहरी बल का कंपन दोनों की आवृत्ति समान होने पे आयाम बढ़ जाता है और वस्तु क्या हो जाती है? टूट जाती है। इसके अलावा और उदाहरण देखिए, इतिहास में आपने सुना होगा कि तानसेन जब गाता था तो खिड़कियों के कांच टूट जाते थे। अब मान लो ऐसा होता भी था तो कौन सी घटना होती थी? कांच जो है उसका खुद का कंपन है, और तानसेन के गाने से सुर से जो कंपन हो रहा है उन दोनों की आवृत्ति क्या हो रही होगी? मेल खा रही होंगी, और आवृत्ति मेल खाने से आयाम बढ़ता है। आयाम बढ़ने से खिड़कियों के कांच टूट रहे थे। तो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कहा जाता है तानसेन जब गाता था तो खिड़कियों के कांच टूट जाते थे।
यदि ऐसा होता था तो भी घटना कौन सी चलती थी? ध्वनि का अनुनाद। इसमें एक चीज और सुनो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कई बार थप्पड़ मारने से कान का पर्दा फट जाता है। अब ये ऐसा हमेशा नहीं होता है कि गाल पे थप्पड़ मारा और कान का पर्दा फट गया। कान का पर्दा जो है उसका खुद का कंपन है, और बाहर से जो थप्पड़ मारा जा रहा है, बाह्य बल दिया जा रहा है, उसका भी कंपन है। बाई चांस यदि दोनों की आवृत्ति मेल खा गई, एक जैसी आवृत्ति हो गई, तो दोनों तरंग एक के ऊपर एक चढ़ी, आयाम बढ़ेगा और कान का पर्दा फटने की संभावना रहती है। तो एक उदाहरण और है, बिजली की गड़गड़ाहट। बरसात के मौसम में बिजली की गड़गड़ाहट के समय कई बार खिड़कियों के कांच टूटने की संभावना रहती है, और यदि टूट रहे हैं तो बिजली के गड़गड़ाहट से जो तरंग बन रही है और कांच की जो तरंग है, उन दोनों की आवृत्ति क्या हो गई होंगी? मेल खा गई होंगी, तो उसकी वजह से कांच टूट सकते हैं। तो कौन सी घटना है? अनुनाद। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, अनुनाद में ये टूटने फूटने वाले सारे उदाहरण जो है वो किससे संबंधित हैं? अनुनाद से। तो सेना की टुकड़ी का पुल पार करते समय कदम ताल करते के लिए मना किया जाता है, क्योंकि पुल के टूटने की संभावना रहती है अनुनाद के कारण। तानसेन का गाना, ठीक है। गाल पे थप्पड़ मारने से कान के पर्दा फटने की संभावना अनुनाद के कारण। बिजली के चमकने या गड़गड़ाहट से खिड़कियों के कांच टूटने की संभावना अनुनाद के कारण। तो इतनी चीजें पढ़ी हैं। अब एक बार हम इन सब चीजों को रिपीट कर लेते हैं। अगली क्लास में थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है ये, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बताएंगे। पिछली रीट में भी जो क्वेश्चन आया है वो भी दिखाएंगे इसमें। ये सारा एनसीईआरटी से लिया गया है। देखिए, तो आपका ये टॉपिक था ध्वनि के अभिलक्षण, ध्वनि का संचरण, प्रदूषण। सबसे पहले आपको तरंग बता दिया था, तरंग की परिभाषा। तो उसमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि तरंग में सिर्फ ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो करती है, पदार्थों का प्रवाह नहीं होता। इस उदाहरण से आपको अच्छे से समझाया था। फिर उसके बाद आपको बताया था तरंग दो प्रकार की है, यांत्रिक, अयांत्रिक। ध्वनि तरंग हम पढ़ रहे हैं तो कैसी है? यांत्रिक है। चलने के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के नहीं चल सकती। तभी आप देखोगे निर्वात में सुनाई नहीं देता, चंद्रमा पे सुनाई नहीं दे रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे, आपको बताया था कि तरंगों की दिशा के आधार पे दो प्रकार की कर रखी है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। यदि कणों का कंपन इस तरीके से और तरंग का कंपन इस तरीके से ये दिशा रहती है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वो तरंगें कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ। जल में ऐसी ही चलती हैं, इस तरीके की तरंग चल रही है। ध्वनि तरंग आपको बताई थी, कण ऐसे कंपन कर रहे हैं, कणों के कंपन की दिशा और तरंग की दिशा समानांतर है। स्प्रिंग को खींच के छोड़ोगे तो उसमें भी ऐसी ही तरंग आएंगी। इन तरंगों को हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें। तो ध्वनि की जो ये दो लाइनें हैं शुरू की, ध्वनि यांत्रिक तरंग है और कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंग। ये समझ लिए यहाँ से। उसके बाद आप देखो, किसी भी तरंग को दर्शाने के लिए इस तरीके का चित्र बनाया जाता है। ये तीन नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। ये जो ऊंचाई होती है उसे आयाम बोलते हैं, ये ऊपर वाला शीर्ष कहला रहा है, ये गर्त कहला रहा है। यहाँ की जो दूरी होती है, चाहे शीर्ष के बीच की ले लो चाहे गर्त के बीच की, उसे तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। तो दो नाम तो आपको चित्र से पता चल गए। एक नाम बताया आपको तीव्रता या फ्रीक्वेंसी। ये क्या चीज होती है? कंपन की संख्या प्रति सेकंड में। और कंपन कहाँ से कहाँ तक काउंट किया जाता है? ये एक कंपन है, ये दूसरा कंपन है, तो एक सेकंड में कितने कंपन हो गए, उसे हम क्या कहते हैं? तीव्रता। इसे किस में नापा जाता है? हर्ट्ज में। उसके बाद आपको ऐसे प्रश्न भी बताए थे कि चित्र बना के प्रश्न दे देते हैं कि बताइए इसमें आयाम किसका ज्यादा है, तो ये ऊंचाई देखनी है। इसमें बताया था कि तीव्रता किसकी ज्यादा है, ये संख्या गिननी है। आगे यहाँ देखा था कि आपको पता चला कि यदि ये दूरी ज्यादा है तो तरंगों की संख्या कम हो जाएगी, तो तरंग दैर्घ्य और तीव्रता एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती हैं। उसके बाद आपको बताया था ध्वनि की प्रबलता क्या होती है। ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस बताती है कि आवाज तेज आ रही है या धीरे आ रही है। तो प्रबल आवाज जो है, तेज आवाज, पुरुष शेर की दहाड़। क्यों? क्योंकि इनकी आवाज का आयाम क्या होता है? ज्यादा। और आयाम, प्रबलता किस पे आधारित है? आयाम पे। महिला, बच्चे, मच्छर, इनकी आवाज मंद होती है, तो उसमें बताना आयाम क्या है? कम है। ये शब्द था प्रबलता। ये शब्द है तारत्व। तारत्व हमें ये बताता है कि आवाज पतली है या मोटी है। तो महिला, बच्चे और मच्छर की आवाज जो है पतली होती है, उनका तारत्व क्या होता है? ज्यादा। और तारत्व किस पे निर्भर करता है? तीव्रता पे। फिर उसके बाद आगे देखिए, गुणता या टिबर, ये ध्वनि का कौन सा गुण है? इसमें बताया जैसे मान लो चार पांच चीजें साथ में बज रही हैं, अब फिर भी आप आवाजों को अलग अलग कर पाते हो। सभी की जो ध्वनि निकल रही है, सबका आयाम बराबर कर रखा है, तीव्रता बराबर कर रखी है, फिर भी इनको अलग अलग कर पाते हो दिमाग में,
तो वो किसकी वजह से? ध्वनि का एक अभिलक्षण है जिसे हम क्या बोलते हैं? गुणता की वजह से। फिर बताया था कि जो प्रबलता है वो किस में नापी जाती है? डेसिबल में, कि कितनी जोर से बोल रहे हो। तो वो प्रबलता डेसिबल में नापी जाती है, उससे संबंधित एनसीईआरटी के आंकड़े की साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल, फिर उसके बाद तेज है वो 50 से 60, तेज संगीत और शोर है वो 80 डेसिबल से ऊपर, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट 10 से 20, सायरन की आवाज 110 से 120, जेट विमान जो है 140 से 150। यहाँ क्वेश्चन आपको बताया था फुसफुसाहट की जो आवाज है वो कितने डेसिबल तक रहेगी, ये याद रखने हैं। WHO का जो आंकड़ा है कितना? 45 डेसिबल तक की आवाज है वो मनुष्य के लिए उपयुक्त है। 75 से ऊपर सुनते हो तो वो नकारात्मक प्रभाव डालती है। 80 डेसिबल से ऊपर की आवाज को क्या डेफिनेशन दी गई है? शोर कहा जाता है। ग्रीन मफलर बता दिया था। नगरीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जो हरे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ग्रीन मफलर। ध्वनि का परावर्तन, इसको समझने से पहले परावर्तन और अपवर्तन अच्छे से समझा दिया है। सतह से टकराकर वापस जाने वाली घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और पथ से विचलित हो जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन। इसमें दो केस याद करने थे। सघन से विरल में गई तो दूर हटेगी, विरल से सघन में आएगी तो पास आएगी, सेम माध्यम में तो वो सीधी चली जाएगी। फिर यहाँ देखा था आपने परावर्तन यानी सतह से टकराकर वापिस आना। इसमें आपको वापिस कॉपी सुनाई देती है आवाज की, 2 बार सुन जाता है तो वो कॉपी सुनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि, उसी को हम बोलते हैं इको साउंड। फिर बताया था कि कान में हम जो भी सुनते हैं आवाज या स्रोत बंद होने के बाद भी आवाज कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकंड तक कान में रहती है, या 1/10 सेकंड बोल सकते हैं। तो यहाँ अपन ने केस पढ़ा था कि ज्यादा पास जाके, परावर्तक सतह के ज्यादा पास जाके चिल्लाओगे तो ये ध्वनियां स्पष्ट सुनाई नहीं देंगी, अलग अलग सुनाई नहीं देंगी। तो इस परावर्तक सतह से न्यूनतम कितने मीटर दूरी पे खड़ा होना होता है? 16.6 मीटर। और अंदाजन कितना आ गया? 17 मीटर दूरी पे खड़े होगे तब जाके स्पष्ट सुनाई देगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अपवर्तन। अपवर्तन में आपको बताया था कि इस क्वेश्चन पूछा जाता है। अपवर्तन का मतलब तो समझ गए थे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने पथ से विचलित होना। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन की अपेक्षा रात में आवाज दूर तक जाती है, तो उसका कारण बता दिया था कि रात में ये माध्यम कैसा हो चुका है? सघन, वायु ठंडी है यहाँ पे, और ये वायु इसकी अपेक्षा गर्म है, तो ये सघन और ये कैसा हो गया? विरल। बताए थे ये दोनों तुलनात्मक हैं। तो सघन से विरल में जाएगी तो दूर हटेगी, इस 90 डिग्री वाली से दूर हटेगी तो आवाज दूर तक जाएगी। दिन में विरल से सघन में आ रही है तो पास आएगी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि दिन की अपेक्षा रात में आवाज दूर तक क्यों सुनाई देती है? आपको आंसर देना है अपवर्तन के कारण। फिर हमने पढ़ा था तरंगों का, ध्वनि तरंगों का विवर्तन। विवर्तन का मतलब टकरा कर वापस नहीं आना। अगर मान लो जो परावर्तक सतह है उसमें कहीं पे खाली जगह है, जगह बनी हुई है, तो उसमें से निकल जाना, वो चीज क्या कहलाती है? विवर्तन। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरे कमरे में आवाज कैसे जा रही है? किस घटना के कारण? विवर्तन के कारण। उसके बाद बताया था अनुरणन। अनुरणन का मतलब होता है बहुल परावर्तन, यानी बहुत जगह से टकरा के वापिस आ जाना। तो हॉल के अंदर ऐसा होता है, बहुत जगह से टकरा के वापिस आती है। तो इस अनुरणन को रोकने के लिए कि श्रोता को आवाज ढंग से सुनाई दे जाए, उसकी दीवारें क्या की जाती हैं? खुरदरी की जाती हैं, और फर्श पे क्या बिछा दी जाती है? कालीन बिछाई जाती है, ताकि अनुरणन को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। उसके बाद अगला शब्द है अनुनाद। अनुनाद में आपको ऐसे याद रखना है कि हर वस्तु का कुछ ना कुछ प्राकृतिक कंपन होता है, कंपन है तो उसकी आवृत्ति है, और बाहर से जो कंपन दे रहे हैं, बाहर से जो बल दिया जा रहा है, उसकी आवृत्ति यदि बराबर हो गई तो वस्तु के टूटने की संभावना रहती है। तो इसमें क्या क्या उदाहरण ध्यान रखने हैं? एक तो तानसेन का गाना जिससे खिड़कियां टूट जाएं। दूसरी चीज बिजली की गड़गड़ाहट से कांच की खिड़कियां, ये कांच टूटना। तीसरा याद रखना है ये कि मार्च पास्ट करती हुई सेना की टुकड़ी जो है उसके कारण पुल टूट सकता है, इसलिए पुल पार करते समय सेना की टुकड़ी को मना किया जाता है, मार्च पास्ट नहीं करना है। थप्पड़ मारने पे कान का पर्दा फटने की संभावना, इन सब का आपको कारण क्या बताना है? अनुनाद। तो अब इसमें थोड़ी सी बातें और बची हैं ध्वनि वाले टॉपिक में, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे जो हम अब अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।